नमस्कार। मैं दिव्यांशी श्रीवास्तवा आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू में। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़ी हैं वेस्ट बंगाल से शिल्पी पॉल जी, जिन्होंने वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज में रैंक 5 हासिल की है ग्रुप बी कैटेगरी में, एंड शी इज सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ डीएसपी यानी कि डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। बहुत बहुत बधाई और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू पर। Thank you, Divyanshi. Thank you for having me. It's my pleasure. शिल्पी जी, हाउ इज द फीलिंग? रैंक 5 इज इनक्रेडिबल। Uh, I am totally speechless now, and मुझे पता नहीं था कि रैंक कितना ऊपर आ जाएगा. बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरा नाम लिस्ट में आएगा. बट मुझे पता नहीं था कि मैं टॉप 5 में आ जाऊंगी. तो मेरे लिए एक इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था. शिल्पी जी, हाँ, हम और हमारे दर्शक दोनों ही जानना चाहेंगे आपका क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहा है इस एग्जामिनेशन में आने से पहले। Uh, मैंने ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से. और मैंने मास्टर्स भी किया है इकोनॉमिक्स में ही सेम यूनिवर्सिटी से. अब सिविल सर्विसेज क्यों? ये बेसिकली जो है ना, ये बहुत एक डिफिकल्ट सवाल है मेरे लिए. क्योंकि मैं हमेशा बचपन से कभी नहीं सोचा था कि मैं सिविल सर्विस में आऊंगी. मेरा जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वो मेरा वर्क प्लेस है. मैंने मास्टर्स के बाद एक फेलोशिप ज्वाइन किया था जिसका नाम गांधी फेलोशिप है. और वहां पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी राजस्थान के रिमोट एरियाज में काम करने के लिए. तो जब मैं वहां पे काम करने गई थी, तो वहाँ की जो सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशंस है, स्पेशली जो वुमेन के स्टेटस है, उनके जो फ्रॉम एजुकेशन टू इकोनॉमिक सिचुएशन टू सोशल प्रेस्टीज, तो ये सब चीजें मुझे बहुत ज्यादा टच कर गया था. तो तभी से मुझे सोचना मैं चालू कर दिया था कि मुझे ऐसा कुछ करना है ताकि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सोसाइटी में. तो इसके वजह से मतलब मैं उस काम को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी. तो मुझे लगा था यही काम अगर मैं कुछ अथॉरिटी के साथ मिलकर कर सकूं तो ज्यादा मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकती हूँ. तो इसी वजह से मैं धीरे धीरे वो सोच के मैं सिविल सर्विस में आई. जिस मोटिव के साथ आप आई हैं, जब आपने प्रिपरेशन शुरू की तो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन अपने आप में ही बहुत रिग्रेस होती है। 3 स्टेजेस में एग्जामिनेशन होते हैं। अ, क्या कुछ डाउट्स थे, और चूंकि अब क्लियर हो चुका है तो आप उन डाउट्स के बारे में क्या सोचती हैं? इनिशियली सभी एस्पिरेंट्स का सेम पेज में होते हैं सब लोग. मैंने WBCS अगर से पहले मैंने यूपीएससी का अटेंडेंस दिया था. तो उस टाइम पे मैंने दिल्ली में जाके प्रिपरेशन किया था और मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एक रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी होती है. तो वहां पे मैंने रह के वहां पे प्रिपरेशन किया था कुछ साल. तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया था कि यूपीएससी मैंने तो 3 बार 4 बार अटेंडेंस दिया है. तो मुझे वो एक्सपीरियंस हो गया था. फिर उसके बाद धीरे धीरे यूपीएससी के साथ साथ मैंने अपने स्टेट का भी एग्जाम का पैटर्न पढ़ना चालू कर दिया और मैंने देखना शुरू किया कि यहाँ पे पैटर्न यूपीएससी से क्या अलग है, क्या मुझे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा. तो उस हिसाब से मैं अपना टाइम को अलर्ट करती थी और मैं डिफरेंट यूपीएससी के लिए अलग टाइम देती थी और वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस के लिए अलग देती थी. बट ज्यादातर जगह पे मेरा सब्जेक्ट सेम रहने के वजह से तो प्रिपरेशन मेरा लगभग यूपीएससी में हो ही गया था. मुझे अलग से यहाँ पे मैथ्स और जीआई के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ा था. बाकी सारा कुछ मेरा यूपीएससी से हेल्प हो गया था. शिल्पी जी, आपने अभी एक बात मेंशन की है कि जब एग्जामिनेशन था तो उस एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से जब भी कोई एस्पिरेंट किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, पैटर्न अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज का पैटर्न अगर आप थोड़ा समझा पाए। देखिए, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एक 3 टियर एग्जाम है. यहाँ पे फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है जो 200 मार्क्स का होता है. आपको उसको क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर आप जाके मेन में अटेम्प्ट ले सकते हैं. अब मेन में क्या होता है कि मेन में 2 कंपलसरी पेपर्स होते हैं, एक ऑप्शनल भी 2 पेपर्स होते हैं. और बाकी सारे जीएस, मैथ्स, जीआई, ये सब मिला के जीएस का पेपर होता है. तो ये मेन का हो गया. अब मेन में क्वालिफाई होने के बाद आपको पर्सनालिटी टेस्ट में बुलाया जाता है. और जैसे कि मैंने आपको कहा था पहले ही कि वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस में 4 ग्रुप्स होते हैं. ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी. तो ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए इंटरव्यू में 200 मार्क्स होते हैं और ग्रुप सी और डी के लिए अलग मार्क्स होते हैं. तो ऐसे मेन को एग्जाम कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपको ए और बी में बुलाया जाता है. कुछ लोग ग्रुप ए के लिए, ओनली ग्रुप ए के लिए कॉल मिलता है जिनको,
और जो ग्रुप ए और बी दोनों के लिए कॉल मिलता है उनको थोड़ा एडवांटेज मिलता है क्योंकि उनका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है। ये है पैटर्न। शिल्पी जी, आपने बताया कि जब आप प्रिपरेशन कर रही थी, यूपीएससी और वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज दोनों पैरेलली कर रही थी, किस तरीके से आपने अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की? तो वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के दौरान मुझे प्रीलिम्स के टाइम पे मैं बहुत ज्यादा फोकस करती थी कि प्रीलिम्स एग्जाम से पहले कितना मैं केस सीरीज सॉल्व कर सकूं। क्योंकि मुझे स्टिपुलेटेड टाइम में वो क्वेश्चंस को पढ़ना और उसको जज करना और उसको आंसर करना बहुत जरूरी होता है। तो सब तो पढ़ ही लेते थे, जो पेपर्स होता था उनका हम सिलेबस पहले चेक कर लेते थे, क्या कौन सा कहाँ से क्या पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती थी कि मैं ज्यादा मैक्स टू मैक्स मैं बहुत ज्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकूं। तो ये मेरा प्रीलिम का स्ट्रैटेजी था। फिर जब प्रीलिम्स हो जाता है तो प्रीलिम्स के तुरंत बाद ही मैं मेंस का एग्जाम जो पैटर्न होता है उनको फॉलो करके मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो कंपल्सरी पेपर के लिए मैं बहुत ज्यादा फोकस करती थी न्यूज़पेपर्स को, क्योंकि कंपल्सरी पेपर्स में एक रिपोर्ट राइटिंग आता है, एक लेटर राइटिंग आती है, और कुछ प्रेसिस लाइक ट्रांसलेशन, ये सब चीजें आती है। तो जो रिपोर्ट और लेटर होता है वो बहुत ज्यादा करंट इश्यूज बेस्ड होता है और सोशल इश्यूज बेस्ड होता है। तो उसके लिए न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस टाइम पे मैं न्यूज़पेपर को बहुत ज्यादा फोकस करती थी। और न्यूज़पेपर से जो भी मुझे इंपॉर्टेंट चीजें मिलती थी, जैसे कुछ डेटा हो जाए, जैसे एनएसएसओ का डेटा हो, या फिर हमारे आरबीआई ने कुछ डेटा निकाला है, या फिर डब्ल्यूएचओ का कुछ डेटा हो, तो ये मेरे पास छोटे छोटे तो कॉपीज होते हैं। जैसे कंपलसरी के लिए मैंने एक अलग से डायरी बनाई है, तो इकोनॉमिक्स के लिए अलग से डायरी बनाई है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा नोट्स नहीं बनाती हूँ, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकली पढ़ती हूँ। जैसे बुलेट पॉइंट्स में डेटा लिख के रखना, टॉपिक का हेडिंग देके उसके नीचे बुलेट पॉइंट्स में डेटा लिखना। फिर अगर कोई ग्राफ आता है उस ग्राफ को खुद हाथ से बनाना, या फिर कोई अगर फेमस पर्सनालिटी होती है उनका कोई कोटेशन आता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है, उन्होंने सीजीआई ने कुछ बोला है, तो उनका कोटेशन में लिख के रखती थी। तो ये मेरे कंपलसरी पेपर में काफी ज्यादा हेल्प हो जाता था लिखने के टाइम पे। फिर उसके बाद आते हैं मेंस के जो जीएस पेपर्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो और पॉलिटी हो। पॉलिटी के लिए मैंने सिर्फ लक्ष्मीकांत ही पढ़ा है, लक्ष्मीकांत के बाहर मैंने कुछ भी नहीं किया है। और इस टाइम पे मेरे स्ट्रेटेजी में एक इम्पॉर्टेंट चीज मैंने जो खुद फॉलो किया था, शायद हो सके वो खुद दूसरों को भी हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाए। तो ये था कि मैं जब पहली बार पढ़ती थी बुक्स को तो मैं एक कलर का पेन लेके मार्क करती थी। जब मैं सेकेंड रीड करती थी तो मैं दूसरे कलर का पेन लेके मार्क करती थी। जब मैं थर्ड रीड करती थी तो मैं तीसरे कलर का पेन लेके मार्क करती थी। तो इससे क्या होता है कि हर चीज दिमाग में इम्प्रिंट हो जाता है, पिक्चराइजेशन हो जाती है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो मुझे पता चल जाता है कि ये उस पेज में ये जगह पे ये कॉन्टेक्स्ट था, तो वहां पे क्या बोला गया था, तो वो मेरे सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आ जाता था। तो इसके वजह से मैं ये टेक्निक मुझे बहुत ज्यादा काम आया था। और मैं सिर्फ पॉलिटी में नहीं, मैं हिस्ट्री में भी वही करती थी, क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत फास्ट होते हैं। तो उसको मैं बहुत स्मार्टली उसको टैकल करने की कोशिश करती थी, कम समय में कितना मैं कवर अप कर सकूं। तो ये सारी चीजें मैं उसी टेक्निक में करती थी, पहले एक कलर से, फिर दूसरे कलर से, फिर तीसरे कलर से। और मेरा एक ही मकसद होता था कि कितने कम टाइम में मैं सिलेबस कवर करके फिर मैं टेस्ट सीरीज दे पाऊँ। मैं काफी हर जगह, अभी तो ऑनलाइन में सारी जगह पे मटेरियल अवेलेबल होता है, तो मैं सारे इंस्टीट्यूट्स के जो भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होते हैं तो उनका मैं कलेक्ट करती थी, उनका पीडीएफ का जो डाउनलोड करके मैं घर पे बैठ के स्टिपुलेटेड टाइम में मैं टेस्ट देती थी और खुद को इवेल्युएट करती थी। और हर एक क्वेश्चन जहाँ पे मैं गलत होती थी उसको मार्क करके रखती थी, और उसके बाद उसको लेके अलग से रात को मैं, उसका टाइम होता था 10 से 12 बजे के बीच, उस टाइम पे मैं उस क्वेश्चंस को लेके बैठती थी। और जब अगर मैं हिस्ट्री का टेस्ट देती हूँ तो हिस्ट्री का बुक मैं निकाल के बैठती थी, और उस जगह पे जाके उस क्वेश्चन को मार्क करती थी एस्टेरिक्स मार्क के। जैसे एक एस्टेरिक्स हो, दो एस्टेरिक्स हो, जहां पे मुझे याद नहीं आ रहा है उसको तीन एस्टेरिक्स मार देती थी। तो ऐसे मैंने इसको प्रिपेयर किया है। शिल्पी जी, आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि किस तरीके से पैटर्न होता है, क्या रिसोर्सेज चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट्स की। वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस में एक पेपर होता है जिसका नाम होता है करंट अफेयर्स एंड साइंस इन टेक। उस पेपर को कैसे टैकल करना है? हाँ, तो मेरा पहले से एक स्ट्रैटेजी था कि मैं ज्यादा चीजें नहीं पढ़ती हूँ।
मैं अपने रिसोर्सेज को बहुत क्रिस्प रखती हूँ, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि 100 बुक्स एक बार पढ़ने से बेहतर है कि आप एक बुक को 100 टाइम्स पढ़ो। तो उससे ज्यादा अच्छा स्ट्रैटेजी मुझे नहीं लगता है कि कुछ हो सकता है। तो करंट अफेयर्स में भी, करंट अफेयर्स इज अ वास्ट सब्जेक्ट, इसका कोई एंड नहीं होता, ये ओपन एंडेड होता है। अब कितने पुराने साल में भी जाके वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मैं अपना जो फोकस करती हूँ वो ये है कि मैं अपना रिसोर्सेज बहुत फिक्स रखती हूँ। तो जैसे कि अगर करंट अफेयर्स की बात करें, तो जैसे मैं न्यूज़पेपर को बहुत थॉरोली पढ़ती हूँ, और हर एक चीज को जो करंट इश्यूज चल रहे हैं, ताकि वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, कोई डिजास्टर से रिलेटेड हो, या फिर कोई नोबेल प्राइजेस मिले हैं, या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई इवेंट हो रहा है, जैसे टोक्यो का भी इवेंट हो रहा है। तो ये सब चीजों को लेके मैं टॉपिक को कवर करती रहती हूँ और देखती रहती हूँ कि इसमें क्या क्या न्यूज आ रहे हैं, कोई प्राइज आ रहा है, कोई किसको मिल रहा है, कौन किसका नेम है। क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन चीजों को जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो इन चीजों को बहुत ज्यादा फोकस करना होता है। तो इसलिए मैं न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहती थी करंट अफेयर्स के लिए। और जैसे कि इसमें ऑनलाइन में अगर कुछ समझ में नहीं आता है, तो मैं ऑनलाइन का जो स्टडी आईक्यू का जो होता है ना, जैसे अमित सर का, अमित अग्रवाल या फिर किलोर सर जो होते हैं, वो लोग बहुत अच्छे से उसको समझाते थे। तो मैं जो जब भी कोई परेशानी होती थी, तो मैं उनका वो वीडियो देख लेती थी, तो मुझे क्लियर हो जाता था। तो मैं एक छोटा जो डायरी है मेरा, उस डायरी में मैं नोट करके रख देती थी कि मुझे यही लिखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करती हूँ। और एक ही सोर्स क्या कहते हैं उसको, हार्ड पेपर जो सोर्स होता है, वो पेपर सोर्स में एक ही रखती थी, एक ही मैगजीन में पढ़ती थी। इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स तो बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें टाइम ज्यादा देना, इससे बेहतर है कि अगर हम स्टैटिक जीएस में ज्यादा टाइम देंगे, तो वो मार्क्स हम उसमें फेच कर सकते हैं। अभी हमने एग्जामिनेशन को अच्छे से समझा, और वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज में एक जो खासियत है, इनका खाली जो हम्म। लैंग्वेज पेपर है और ऑप्शनल पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव होता, नहीं तो बाकी जेएस के सेक्शंस वो आपके ऑब्जेक्टिव इन नेचर ही होते हैं, मेंस में भी। ऑप्शनल आपका क्या था और किन बातों का ध्यान रखना है ऑप्शनल को चुनते वक्त? जी, मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था। क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों भी मैंने इकोनॉमिक्स से किया था, तो मुझे लगा था कि यही मेरा सेफेस्ट ऑप्शन रहेगा, तो मैंने चेंज नहीं किया, मैंने इकोनॉमिक्स को ही रखा था। और इकोनॉमिक्स से हमारे दो पेपर होते हैं। जो पेपर वन होता है वो हमारे जो एकेडमिक्स में जो बुक्स होते हैं, जैसे माइक्रो हो गया, मैक्रो हो गया, फिर उसके साथ साथ जो भी पेपर्स होते हैं वो पेपर वन में होता है। और पेपर टू में इंडियन इकोनॉमी, डेवलपमेंट इकोनॉमी, ये वाला पोर्शन होता है। तो मेरा पेपर वन में तो जैसे हम लोग बुक्स होते हैं, जैसे माइक्रो के लिए कोई अलग से बुक्स हो गया, मैक्रो के लिए कुछ अलग से बुक्स हो गया, उसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले मैं क्या क्या करती हूँ कि इकोनॉमिक्स के लिए जो पास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, उसको मैं निकालती हूँ, और उसके बाद उसको मैं देखती हूँ कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, वो लोग कैसे क्वेश्चंस को निकालते हैं, और उसमें कैसे कैसे अगर कोई इनोवेशंस आते हैं, तो वो कैसे कैसे इनोवेशन ला रहे हैं क्वेश्चंस में, वो मैं पॉइंट आउट करने की कोशिश करती हूँ। फिर उसके बाद मैं बुक से जो मेन थ्योरीज होते हैं, इकोनॉमिक थ्योरीज होते हैं, वो पहले कंसेप्ट क्लियर करके उसका नोट बना के, फिर उसके बाद अगर उसमें कुछ इनोवेशन है, क्वेश्चन है, उसका मैं अलग से नोट बना के लिख के रख देती थी, मेरे जो छोटी नोटबुक है ऑप्शनल के उसमें। और पेपर टू के लिए, पेपर टू में इंडियन इकोनॉमी, वही अगेन इट इज ओपन हैंडेड हो जाता है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में काफी सारी चीजें होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड हो जाती है। तो उसमें भी मैं क्वेश्चन पैटर्न को पहले फॉलो करती हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो लोग कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, या फिर जैसे होता है कि वो लोग रिपीट क्वेश्चंस बहुत कम करते हैं। अगर 2018 में कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, तो वो लीस्ट चांस है कि वो 2019 में फिर से पूछेंगे। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट ये लीस्ट चांसेस होते हैं, तो वो मैं क्वेश्चंस को निकाल देती हूँ। तो उसके बाद क्या करना होता है कि पेपर टू में जैसे अगर पॉवर्टी और इक्वालिटी में कोई नोट्स बनाना होता है, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि न्यूज़पेपर से रिलेटेड अगर कोई नया डेटा मिल गया है, अगर एनएसओ ने कुछ नया डेटा दिया है, उसको इनकॉर्पोरेट करना। अगर वर्ल्ड बैंक ने पॉवर्टी लाइन का डेफिनेशन चेंज किया है, उसको इनकॉर्पोरेट करना। या फिर अगर डेफिनेशन में वर्ल्ड बैंक ने कुछ डेफिनेशन दिया था, उनको इनकॉर्पोरेट करना। या फिर जो इंडिया का सिचुएशन है पॉवर्टी, ये
सारी चीजें, या फिर ऑक्सफैम का रिपोर्ट हो गया, या फिर कोई नोबेल लॉरियट्स ने कुछ कहा है, जैसे डॉक्टर अमर्त्य सेन ने कुछ कहा है, जॉन रल्स ने कुछ कहा है। तो ये जो फेमस पर्सनालिटीज होती है, ये लोग अगर कुछ कहते हैं तो मैं उसको नोट डाउन करके रख देती थी। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि पेपर टू को बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो, वो पढ़ने में बोर ना हो। अगर एग्जामिनर मेरा पेपर पढ़ रहे हैं तो उनको लगे कि हाँ, इनमें डाइवर्सिफिकेशन है। अगर पॉवर्टी पूछा है तो पॉवर्टी का हर एक एंगल यहाँ पे कवर करने की कोशिश की गई है। तो मैं कोशिश करती हूँ ऐसे ही मेरा हर एक क्वेश्चन को मैं अपने तरीके से खुद घर पे बैठ के उसका नोट करती थी, और बहुत क्रिस्प करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत इलाबोरेट करना पड़ेगा, मैं छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में उसको लिख के रख देती थी। इससे मुझे क्या होता था कि एग्जाम के टाइम में जो फाइनल रिवीजन होता है वो मुझे बहुत जल्दी हो जाता था, तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता था रिवीजन करने में। और बेसिक तो रेफरेंस बुक्स है ही, वो तो मैं पहले ही पढ़ चुकी हूँ, उसका तो नोट्स पहले ही मैं बना के रख देती हूँ। तो ये मेरा स्ट्रेटेजी। और सेकंड जो है, सेकंड जो है वो है कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये दो एकदम मस्ट टॉपिक होता है हमारे इकोनॉमिक्स पेपर टू के लिए। मैं हमेशा कोट करती हूँ बजट का सर्वे का डेटा, और इकोनॉमिक सर्वे में कुछ भी कहा गया हो या फिर कुछ भी डायग्राम हो तो मैं इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करती हूँ। पेपर टू के लिए खास कर ध्यान रखना है कि जो भी आप आंसर्स लिख रहे हो उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी ले आए, और जितना डायनेमिक हो सके आंसर्स को आपको बनाना है, और ये आपकी क्रिएटिविटी है, ताकि जो एग्जामिनर पेपर को चेक करे उनको भी इंटरेस्ट डेवलप हो। शिल्पी, हमने प्रीलिम्स और मेंस की बात कर ली, अब हम इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू आपने बताया कि ग्रुप ए ग्रुप बी सर्विसेज के 200 नंबर के होते हैं। आपने ग्रुप बी सर्विस का दिया था इंटरव्यू, कैसा एक्सपीरियंस था, और एक कैंडिडेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है अपने आप को इंटरव्यू बोर्ड के सामने? हाँ, जैसे इस बार कोविड सिचुएशन के वजह से इंटरव्यू ऑनलाइन में घर से ही हो गया था। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था मेरे लिए, क्योंकि अगर हम किसी जगह पे और सेटअप में जाके इंटरव्यू फिजिकली किसी चार लोगों के सामने बैठ कर इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो एक फियर फैक्टर काम करता है। तो अभी इस बार कोविड के वजह से वो फियर फैक्टर मेरे में एक मुझ में एकदम नहीं था। मैं एकदम फील फ्री होके एकदम मैंने इंटरव्यू दिया था। और मुझे लग रहा था कि मैंने जितना देना था उससे ज्यादा ही दिया है यहाँ पे, क्योंकि ये मेरा प्लस पॉइंट था कि मैंने घर पे बैठ के अपने घर पे अपनी रूम पे बैठ के मैं इंटरव्यू दे रही थी। और इंटरव्यू काफी अच्छा था। पैनलिस्ट बहुत कॉर्डियल थे, उन्होंने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पूछा, और काफी अच्छा सवाल उन्होंने पूछा था, मेरे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा था, काफी सोशल इश्यूज के बारे में पूछा था। और जैसे कि मेरे पुलिस सर्विस का फर्स्ट प्रेफरेंस था, तो वो पुलिस सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चंस था। जैसे कि उन्होंने पूछा कि आप क्यों डीएसपी बनना चाहते हैं, क्यों आप पुलिस सर्विस ही क्यों बनना है। या फिर दूसरा उन्होंने सवाल पूछा था कि पुलिस से रिलेटेड, जैसे पुलिस की हायरार्की हो, कौन से डिपार्टमेंट में कौन हेड कर रहे हैं, या फिर पुलिस में अगर कोई मशीनरी यूज हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीजें, जैसे सेक्शंस होते हैं, जैसे चेयरमैन सर ने मुझे मेरे खुद के बारे में, पर्सनल डिटेल्स के बारे में और मेरे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। फिर जो दूसरे पैनलिस्ट थे उन्होंने मुझे पुलिस सर्विस के बारे में पूछा, पूरा इंटरव्यू हुआ था। और जो तीसरे पैनलिस्ट थे उन्होंने मुझे मेरे सब्जेक्ट के बारे में पूछा। वो थोड़ा बहुत कम ही था, वो सब्जेक्ट्स में बहुत कम ही पूछा गया था। और एक पैनलिस्ट थे जो मुझे लगा कि वो शायद साइकोलॉजिस्ट थे, क्योंकि वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे और कुछ पूछ नहीं रहे थे। शिल्पी, यानी कि एक विन विन सिचुएशन थी। कोविड के वजह से आप अपने घर में ही अपने कंफर्ट जोन में आप इंटरव्यू दे रही थी। कुछ स्पेसिफिक टिप्स आप देना चाहेंगी एस्पिरेंट्स को जो इंटरव्यू पैनल के सामने जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए? मेरा जो एक्सपीरियंस है, इंटरव्यू में जाने से पहले खुद को सिर्फ यही सवाल पूछना है कि मैं ऑनेस्ट हूँ कि नहीं। अगर कुछ भी सवाल मुझे पूछा जाएगा तो मुझे ऑनेस्टली आंसर करना है, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि इंटरव्यू में जो भी पैनलिस्ट होते हैं वो काफी एक्सपीरियंस पर्सनालिटीज होते हैं वहाँ पे। तो अगर आप झूठ बोलते हैं ना तो वो काफी समझ में आ जाता है, वो एकदम सामने जाते हैं, आपको वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो खुद से ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि आपको सोचना पड़ेगा, अगर जैसे कि मेरा फोकस पुलिस में था तो मैंने पुलिस के लिए अलग से तैयारी की थी। जैसे पुलिस की हायरार्की हो गया, पुलिस की हिस्ट्री क्या है, बंगाल में पुलिस की हिस्ट्री क्या है, या फिर पुलिस में कौन से डिपार्टमेंट में हेड कौन है, पुलिस में कितनी विंग्स होते हैं, हमारे यहाँ पे पुलिस डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, वुमेन पुलिस स्टेशन कितने हैं। तो ये काफी सारे सवाल जो होते हैं पुलिस से रिलेटेड, वो मुझे अलग से प्रिपेयर करना पड़ा था।
और उसके अलावा भी जैसे मेरा खुद का जो पर्सनैलिटी है, मैं क्या हूँ, मैं इंसान कौन हूँ, तो वो भी जानना बहुत जरूरी है इंटरव्यू में जाने से पहले। इंट्रोस्पेक्ट करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनालिटी टेस्ट, बिकॉज इट इज नॉट एन इंटरव्यू, इट इज पर्सनालिटी टेस्ट। तो आपका जो पर्सनालिटी है वो ही आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा वहां पे। और अगर आपको वो करना है तो सबसे पहले आपको आपकी ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और ऑनेस्टी ये बहुत जरूरी है जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। और प्लीज आप वहां पे अपने आप को वही रिप्रेजेंट करिए जो आप हैं। शिल्पी, आपसे हमने बहुत ही डिटेल में वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस की चर्चा की, पैटर्न की बात की, किस तरीके से तैयारी करना है और अपने आप को कंसोलिडेट रखना है, कितने सोर्सेज चाहिए और कैसे नोट्स मेकिंग करनी है। हाउ स्टडी आईक्यू हैज बीन पार्ट ऑफ योर जर्नी? हाँ, तो स्टडी आईक्यू का एक सबसे अच्छा चीज जो है कि वो लोग न्यूज़पेपर के, हर दिन न्यूज़पेपर के जो इम्पोर्टेंट न्यूज होते हैं तो वो लोग कवर करते हैं विद एक्स्ट्रास। तो वो काफी अच्छा मुझे लगा था जब मैं स्टडी आईक्यू पहली बार देखा था 2017 एंड में। तब से मैंने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। और मुझे जैसे बहुत ज्यादा हेल्प तभी हुआ था जे अगर मैं एक न्यूज आर्टिकल पढ़ती हूँ, उसमें अगर कोई जार्गन्स होते हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो तब मैं क्या करती हूँ, मुझे पता है कि इस टॉपिक में कुछ ना कुछ आर्टिकल्स को लेके स्टडी आईक्यू में आएगा ही। तो मैं स्टडी आईक्यू में वो ढूंढती हूँ, अगर मिल जाता है तो उसमें मैं पूरा आर्टिकल कवर कर जो होता है वो मैं पढ़ लेती हूँ, और उसमें से काफी कुछ आंसर्स मिल जाता था मुझे। और उसके बाद अगर कुछ मुझे और नहीं मिलता था तो मैं काफी और सोर्सेज भी देखती हूँ। पर स्टडी आईक्यू का एक चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था कि वो लोग कोशिश करते हैं कि बहुत कॉमन मैन लैंग्वेज में कैसे एस्पिरेंट्स को हर एक चीज को समझाया जा सके। तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है स्टडी आईक्यू का। थैंक यू सो मच शिल्पी फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड पूरी स्टडी आईक्यू की टीम को बहुत ही खुशी है कि हम आपके सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और आप बहुत अच्छा करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी।